नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, मैं यहाँ पर स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्न का संग्रह लेके आया हूँ, जो आपको आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसका पहला पार्ट आज आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और उसके आसपास की जो भी जानकारी है वो सारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। और ये जो प्रश्न मैंने यहाँ पे लिए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में कभी ना कभी वो पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल के वायसराय कौन थे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। अब इससे आसपास की जानकारी मैं आपको बता देता हूँ कि लॉर्ड कर्जन के समय सांप्रदायिकता के बीज बोने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया था और ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। इस दिन बंगाल को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड लिनलिथगो की। तो ये जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उस टाइम पे अंतिम गवर्नर थे लॉर्ड लिनलिथगो। उन्नीस सौ पाँच में बंगाल विभाजन के बाद वहाँ पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुआ और स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, जहाँ पर टाउन हॉल में जो विदेशी वस्तुएं थी उनको जलाया गया और इस तरह से काफ़ी विरोध हुआ। तो 1911 में दिल्ली दरबार सजा जाता तो वहाँ पर इसे फिर कैंसिल किया और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लॉर्ड कर्जन। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्तावों को अस्वीकार करते हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के नेतृत्व में की थी। आपको बता दूं दोस्तों, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे व दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही काफ़ी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर है 17 अक्टूबर 1940, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल, पॉन्स्टन, लॉर्ड एंटनी, लॉर्ड मैकाले। दोस्तों, आपको बता दूं 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉन्स्टन थे। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और वहीं भारत की बात करूं तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछता है कि सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। चलिए इसके आसपास के कुछ पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इसके अंतर्गत देशी राज्य को स्वयं के खर्चे पर ब्रिटिश सेना एवं दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट में रखना था और उस राज्य की विदेशी नीति ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाएगी तथा बदले में ब्रिटिश सरकार उस राज्य को सुरक्षा की गारंटी देगी। इस प्रकार की ये सहायक संधि होती थी और फिर बाद में उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। दोस्तों, काफ़ी बार ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। तो वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में उन्हीं को यहाँ पर लिया है। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी?
तो दोस्तों कांग्रेस के जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पहला 1939 हीरापुरा अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 1929 लाहौर अधिवेशन। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए ये फेमस है। बात करते हैं 1931 कराची अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, और इसी अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। अब बात करते हैं 1925 कानपुर अधिवेशन की। तो दोस्तों ये अधिवेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी, जो कि पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। और ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों 1925 का जो कानपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1929 लाहौर अधिवेशन। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोलता है इल्तुतमिश के शासन में कौन सा चांदी का सिक्का प्रयोग में था। ऑप्शन ए टंका, रुपया, जीतल, मोहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा टंका। दोस्तों आपको बता दूं इल्तुतमिश के शासन में मुद्रा व्यवस्था में सुधार किया गया था। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे और सिक्कों पर टकसाल का नाम भी अंकित करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, टंका। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब, जहांगीर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा औरंगजेब। आपको बता दूं मुगल बादशाह औरंगजेब एक कट्टरपंथी शासक था। उसने कई हिंदू मंदिर तोड़े, मूर्तियाँ तोड़ी, जजिया कर को पुनः लगाया, बहुत सारे हिंदू विरोधी काम किए। लेकिन आपको बता दूं कि उसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार उसी के दरबार में रहते थे। मतलब इतना क्रूर शासक होते हुए भी उसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। फारसी, उर्दू, अरबी, तुर्की। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी क्योंकि विदेशी मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनकी साहित्यिक भाषा फारसी थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोलता है किस अधिनियम के तहत द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी और इसे चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा गया था। दोस्तों द्वैध शासन प्रणाली में होता क्या था कि इसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित भागों में विभक्त किया गया था और इसे द्वैध शासन प्रणाली बोला जाता था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था। दोस्तों आपको बता दूं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में कुछ बहुत सारे लोग मीटिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मारे गए थे। तो उसी की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था हंटर आयोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हंटर आयोग। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्न में से पुरुषोक्त किसका भाग है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऋग्वेद।
इसमें इतना ही याद रखना है। अगर थोड़ी और जानकारी चाहिए तो आपको बता दूँ 1028 सूक्त थे। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की तरफ से लड़ते हुए मरने वाला मुस्लिम सेना नायक कौन था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम खान गर्दी। आपको बता दूं कि पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में मराठा सदाशिव भाऊ और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ, जिसमें मराठों की पराजय हुई और अफगानों द्वारा जो मराठा सेना के तोपची थे इब्राहिम खान गर्दी, उन्हें बंदी बना लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1912, 1914, 1916, 1918। तो दोस्तों आपको बता दूं इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 1916 ऑप्शन नंबर 3। भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एकीकृत योजना बनाई जा सके, इसके लिए सन 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में हुआ क्या था कि इसमें कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के लिए पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1916। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1 कोल्हापुर, सतारा, सूरत, पूना। दोस्तों 1905 में सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पूना में की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पूना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन से वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा यजुर्वेद ऑप्शन नंबर 4। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है। यजुर्वेद यज्ञ संबंधी विधि विधानों से संबंधित है। इसके 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद जो कि केवल पद्य में है और कृष्ण यजुर्वेद जो कि पद्य और गद्य दोनों में है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अशोक के किस स्तंभ लेख पर हाथी का अंकन किया गया है? सांची, सारनाथ, संकिसा, रामपुरवा। दोस्तों अशोक ने बहुत सारे लेख लिखवाए थे और अलग अलग जगह से उनके प्रमाण मिलते हैं। तो एक लेख था जिस पर हाथी का अंकन किया था, वो कहाँ पर मिला था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 संकिसा। दोस्तों संकिसा में जो अभिलेख मिला था उस पर हाथी का चित्र अंकित किया हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल के समय 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था संचालित थी। और बंगाल, उड़ीसा और जो नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र था वहाँ पर जो व्यवस्था थी वो थी स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। उसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी। जबकि जो साउथ का क्षेत्र था चेन्नई, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, वहाँ पर जो व्यवस्था चलती थी उसे जाना जाता था रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के नाम से उसे जाना जाता था। उसकी शुरुआत की थी थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा। जबकि महलवाड़ी जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर भारत में
जो व्यवस्था थी वो महलवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। उसकी शुरुआत की थी होल्ट मैकेंजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा होल्ट मैकेंजी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, मदन मोहन मालवीय और सरोजिनी नायडू। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि महात्मा गांधी ने सिर्फ एक गोलमेज जो दूसरे नंबर का गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लिया था, और उनके साथ सरोजिनी नायडू भी गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। दोस्तों भीमराव अंबेडकर के अलावा तेज बहादुर सुप्रू भी थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगर आपको ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर ना मिले और तेज बहादुर सुप्रू मिल जाए तो आप उसे भी टिक करके आ सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 19, औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, विजयनगर साम्राज्य के किस राजा को आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? दोस्तों विजयनगर के बारे में बात करते हैं तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक रहे थे कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय को ही आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था। दोस्तों बता दूं, इनको आंध्र पितामह तथा अभिनव भोज भी कहा जाता था। इन्होंने तेलुगु में आमुक्त मालदह तथा संस्कृत में जाम्बाती कल्याणम की रचना की थी कृष्णदेवराव ने। इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, और विजयनगर साम्राज्य के सबसे फेमस शासक रहे थे कृष्णदेव राय। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21, अवध को किस आधार पर ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था? तो दोस्तों अवध पहली रियासत थी जिसको कुशासन के आधार पर 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कुशासन के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किसने किया था? विलियम बेंटिंग, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड मैकाले। तो दोस्तों आपको बता दूं, 1835 में लॉर्ड मैकाले ने एक प्रस्ताव पारित कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया था। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक के रूप में लॉर्ड मैकाले को जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड मैकाले। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। तूफ़त उल मुआवुद्दीन नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजा राममोहन राय। आपको बता दूं, राजा राममोहन राय ने 1804 ईस्वी में फारसी भाषा में तूफ़ात उल मुआवुद्दीन नामक पुस्तक की रचना की थी, और इस पुस्तक में मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक लेख लिखा गया था जो कि फारसी भाषा में था। तो आप इस नाम को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। तूफ़त उल मुआवुद्दीन नामक पुस्तक की रचना राजा राममोहन राय ने की थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है, सत्यशोधक समाज की नींव किसने रखी थी? राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, और इनकी एक बड़ी फेमस किताब है गुलामगिरी, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो गुलामगिरी ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी।
तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिबा फूले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस समाज सुधारक ने विधवा पुनर्विवाह के प्रति प्रमुख योगदान दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1911 में लड़ा गया था, किसने जीता? दोस्तों इसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध लड़ा गया था। तो पृथ्वीराज चौहान की इस युद्ध में जीत हुई थी और उन्होंने गौरी को माफ़ कर दिया था और उसे जिंदा वापस भेज दिया, जिसका हर्जाना बाद में मोहम्मद गौरी को भुगतना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको बता दूं 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और इस गदर पार्टी का प्रमुख उद्देश्य था अंग्रेजी साम्राज्य को पूर्णतः समाप्त करना। तो ध्यान रखना 1913 में अमेरिका की सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? अब दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 महादेव गोविंद रनाड़े। महादेव गोविंद रनाड़े महाराष्ट्र के निवासी थे। 1867 ईस्वी में इन्होंने विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। और दोस्तों आपको बता दूं महादेव गोविंद रनाड़े गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1871 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा तथा 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महादेव गोविंद रनाड़े। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं? तो आपको बता दूं इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हम्पी। दोस्तों जो वर्तमान में हम्पी विजयनगर का वर्तमान नाम है, हम्पी विजयनगर का वर्तमान नाम है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के दक्षिण तट पर हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा की गई थी। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे फेमस शासक कौन रहे थे? कृष्णदेव राय। आमुक्तमाल्यदा उनकी पुस्तक थी, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हम्पी। सूफियों का निवास को क्या कहा जाता था? और दोस्तों मुगलों के शासनकाल में जो सूफी संत हुआ करते थे उनकी रहने की जगह थी, उसे क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 खानकाहा। जिस स्थान पर सूफी लोग रहते थे उसे खानकाहा कहा जाता था। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोलता है दिल्ली सल्तनत में लाख बख्श की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही दिल्ली के शासन पर बैठा तो खुद को लाख बख्श की उपाधि से सम्मानित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कुतुबुद्दीन ऐबक।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश और जहीरुद्दीन बाबर। तो दोस्तों आपको बता दूं, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर कई बार आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी थी। बात करते हैं जहीरुद्दीन बाबर की, जिनको कि बाबर के नाम से जाना जाता था। इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। 1526 में इन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद गौरी। मुस्लिम राज के संस्थापक के रूप में मोहम्मद गौरी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है, गुप्त वंश में किस शासक को महाधिराज की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन कन्फर्म गलत होगा अगर आपको टिप्स भी नहीं होगा, क्योंकि 4 ऑप्शन ही आपको एक जैसे दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 श्रीगुप्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपको बता दूं दोस्तों, महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त प्रथम। बात करते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इस संगीत के बहुत प्रेमी थे और जो इनके मुद्रा थे उस पर वीणा बजाते हुए की फोटो अंकित थी। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इन्होंने खुद को विक्रमादित्य की उपाधि से सम्मानित किया जाता था और इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 33 है, सती प्रथा का सर्वप्रथम कलंकित स्मारक किस स्थान पर मिलता है? एरन, मास्की, सुपीक, कांची। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एरन। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में 510 ईस्वी को उसके सामंत गोपराज का उल्लेख मिलता है, जो हूणों के साथ युद्ध में मारा गया और उसकी पत्नी सती हो गई थी। सती प्रथा के प्रचलन का यह प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है जो एरन से प्राप्त हुआ था। तो एरन से मिले अभिलेख से पता चलता है कि सती प्रथा 510 ईस्वी पूर्व से भी चलती आ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एरन। क्वेश्चन नंबर 34, सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक किसने कहा था? तो दोस्तों बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रनायक कहा था तथा महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस का एक फेमस नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें राष्ट्रनायक कहा था। दीवाने मुश्त खराज का संबंध है। दोस्तों इसका संबंध भू राजस्व विभाग से है, जो कि मुगलों के समय एक व्यवस्था रहती थी धरती पर जो कर लगाते थे उससे संबंधित। तो उसे ही दीवाने मुश्त खराज के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व विभाग। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों 1909 में जो पार्लियामेंट सुधार
के नाम पर जो प्रक्रिया की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उसी में सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया आरंभ हुई थी और वहीं से मुसलमानों के लिए पृथक से निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई थी और इस सुधार ने भारत में विभाजन के बीज बो दिए थे। तो 1919 से क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा। मार्ले मिंटो सुधार के तहत जो भारत में विभाजन की प्रक्रिया के बीज बोए थे, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी। तो 1919 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? दोस्तों, टोडरमल जो कि अकबर के एक तरीके से वित्त मंत्री थे, उन्होंने जो भू राजस्व की व्यवस्था की थी, उन्हें जाप्ती नाम से जाना जाता था। जाप्ती, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाप्ती। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जाप्ती प्रणाली को लागू किया था। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू थी। जापसी से विकसित होकर 1580 ईस्वी में आईने देसाला नामक व्यवस्था टोडरमल के द्वारा शुरू की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जाप्ती। किस शासक ने आगरा नगर को बसाया था? दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर 4 सिकंदर लोदी ने आगरा को बसाया था। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 में आगरा को राजधानी बनाया था। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में समाज का विभाजन वर्ण व्यवस्था के आधार पर होता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ही समाज का विभाजन का प्रमुख आधार थी। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्ण व्यवस्था। इंडियन होम रूल, ये लीग नहीं है, लीग को काट देना। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 किसने बनाई थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आप एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक मत करके आना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा श्यामजी कृष्ण। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनके द्वारा 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जबकि होम रूल लीग 1917 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। लेकिन यहाँ पर इंडियन होम रूल सोसाइटी की बात हुई है, जिसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, श्यामजी कृष्ण। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी के प्रमुख कौन थे? इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि गदर पार्टी के प्रमुख थे लाला हरदयाल, जिन्होंने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और बात करते हैं मैडम भिखाजी कामा। इन्होंने सर्वप्रथम भारत से बाहर जर्मनी में भारतीय तिरंगा फहराया था। कई बार पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी का, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा था, कम से कम 8 से 10 बार पूछा गया था लास्ट एग्जाम में। तो मैडम भिखाजी कामा द्वारा जर्मनी में भारतीय झंडा फहराया गया था और इस क्वेश्चन का आंसर है लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर 1, 1913 सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 42 है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है?
गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देवगढ़ में स्थित है, जो कि गुप्तकालीन मंदिर निर्माण की नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, देवगढ़। अगला क्वेश्चन है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अब्दुल गफ्फार खान, इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर लाल कुर्ती दल की बात करें तो लाल कुर्ती दल का संबंध भी अब्दुल गफ्फार खान से है। सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। पहले विदेशी जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड प्राप्त किया था तो वो अब्दुल गफ्फार खान थे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों भारत रत्न के बारे में। तो 1954 में भारत रत्न स्टार्ट होता है 1954 ईस्वी से। और पहली बार भारत रत्न 3 आदमियों को मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राधाकृष्ण सर्वपल्ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल में किस शासक ने सबसे ज़्यादा नहरें बनवाई थी? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत कालीन अकबर भी कहा जाता था। दोस्तों सिंचाई हेतु नहर निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। पहली बार जो नहर बनवाई थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी, लेकिन सर्वाधिक नहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। किस बौद्ध ग्रंथ को बौद्ध की रामायण भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बुद्ध चरित्र, जो कि अश्व घोष के द्वारा लिखी गई थी। बुद्ध चरित्र, इसे बौद्ध धर्म की रामायण भी कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था। हालांकि पाकिस्तान शब्द का कहीं यूज़ नहीं किया गया था, लेकिन पहली बार अलग से मुस्लिम राष्ट्र का यहाँ पर मांग किया गया था। अब बात कर लेते हैं 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1939 की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23 मार्च 1940, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। मुगल बादशाह बाबर कहाँ का निवासी था? दोस्तों मुगल बादशाह बाबर फरगाना का निवासी था। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी 1526 में। इनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तृतीय चेक की संज्ञा दी थी? दोस्तों महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तृतीय चेक बोला था। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला गौतमी प्रजापति थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? तो दोस्तों स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था, जो कि मध्य एशिया की एक खानवा-दोस्त जनजाति थी। और स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा था 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। तो दोस्तों
ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन की ये सीरीज़ थी। 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है टोटल। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइंस और करंट सभी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और वो ही क्वेश्चन मैंने उठाया है जो पिछली एग्ज़ामों में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हैं, और जो आपको आगे जो भी एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको कहीं न कहीं मिलने वाले हैं। तो इस सीरीज़ का ये पहला पार्ट था। अगला पार्ट बहुत जल्दी आएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उन तक पहुंच सके। आपको मैं आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए अलग से साइंस का अलग से 2000 क्वेश्चन की एक सीरीज़, जो कि एक बहुत अच्छे तरीके से समझाई हुई होगी, वो आपके सामने लेके आऊँगा। इसके अलावा स्टैटिक्स का जितना भी हो सकेगा उतने में आपको वीडियो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछे गए हैं और आगे आने के चांस बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसे अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।